चैप्टर नंबर 2 ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बुक द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस चैप्टर में हमको समझाया गया है कि हम फिजिक्स में डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं और दूसरी चीज की किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम कैसे लोकेट करते हैं। तो नंबर 1, हाउ टू मेजर डिस्टेंस। एंड द नंबर 2 थिंग जो इस चैप्टर में आइंस्टाइन ने हमको समझाई है, ये है हाउ टू लोकेट एनी पॉइंट इन स्पेस। देखो, किसी भी चीज की लेंथ मेजर करने का मतलब क्या है, डिस्टेंस मेजर करने का मतलब क्या है, वो इसमें बताया गया है कि आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस को किन्हीं दो पॉइंट के बीच की। और दूसरा कि आपको स्पेस में कोई पॉइंट देखिए, ये वाला कोई पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट की आप पोजीशन को कैसे बताओगे कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो कैसे बताओगे, वो दोनों चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो हाउ टू डिफाइन पोजीशन एंड डिस्टेंस इन फिजिक्स, यही इसमें बताया गया है। पोजीशन कैसे बताएंगे किसी पार्टिकल की और डिस्टेंस कैसे मेजर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बताया है कि डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, अब आपको मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्लैंक ले लेती हूँ, आपको कोई दो पॉइंट दे दिया, आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की आपको लेंथ मेजर करनी है कि इनके बीच में लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो आप कैसे मेजर करोगे? तो लेंथ मेजर करने के लिए आइंस्टाइन ने कहा है कि आपको एक रॉड ले लेनी है, कोई भी रॉड, रैंडम कोई रॉड ले लो। मैंने एक ऐसी रॉड ले ली, ऐसी एक रॉड ले ली मैंने यहाँ पे, ये इसको मैं बोल रही हूँ रॉड एस। तो ये जो रॉड एस है, आई हैव टेकन इट, और इस रॉड को आपको यहाँ से, मान लो ये दो पॉइंट है हमारे, आपका ये पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी। तो अब यहाँ पॉइंट ए से इस रॉड को रखते जाना है। आप मान लो एक बार रॉड रखा, फिर दोबारा रखनी है, तीन बार रखनी है, इस तरह से मान लो चार बार रॉड रखने पर आपकी ये पूरी ए से बी तक की डिस्टेंस पूरी हो गई। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो ये ए से पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो है चार रॉड के बराबर। इस तरह से हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, कोई भी रॉड लेनी है, कुछ भी नहीं, जैसे कि मैंने पेन ले लिया और मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये पेन लूंगी एक, देन दो पेन, देन तीन पेन, तो मैं कहूंगी इस इन दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो है तीन पेन। तो रियल में जो है हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इसी तरीके से करते हैं। अब जब मैं देखो रॉड की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो है चार रॉड के बराबर की डिस्टेंस आ गई, तो इसमें कहूंगी कि इन ए जो पॉइंट की डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मैं कहूँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो है फोर रॉड। फोर रॉड के बीच की डिस्टेंस है। अब आप इस जो रॉड ली है आप इसको स्टैंडर्ड ले सकते हो। स्टैंडर्ड लेने का मतलब क्या है, देखो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आप इस रॉड को स्टैंडर्ड भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड लेने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड लेने का मतलब ये है कि मैं इसकी जो लेंथ है ना रॉड, इसकी 1 मीटर ले लूं, 1 सेंटीमीटर ले लूं, 1 मिलीमीटर ले लूं, तो मैं इस रॉड को स्टैंडर्ड रॉड कह दूंगी। तो जब एक रॉड की लेंथ आपके पास जो है 1 मीटर है, तो चार रॉड की लेंथ कितनी हो गई, 4 मीटर। तो इस तरह से ए और बी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 मीटर। इस तरह से हम फिजिक्स में कहीं भी आपको डिस्टेंस निकालनी है, चाहे आपकी एवरीडे लाइफ में निकालनी हो, चाहे आपको पेन पेपर पे निकालनी हो, हम इसी वे में हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को निकालने का सिस्टम तो समझ में आ गया। ठीक है हमको। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्पेस में हम किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करें। यस, हम्म, देखो मैं यहाँ पे लिख भी रहा है, इसको पढ़ा देती हूँ। द स्पेस बिटवीन टू फिक्स्ड मार्क्स ऑन अ रिजिड बॉडी। डिस्टेंस किसको बोलते हैं, कोई रिजिड बॉडी है, ये मान लो अर्थ, मैंने ये रिजिड बॉडी मान ली। अर्थ पे ये पॉइंट है एक ए, ये पॉइंट है एक बी, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसी को हम बोल देते हैं डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस। स्टैंडर्ड मेजर क्या होता है, आप एक ऐसी रॉड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड मेजर में क्या करेंगे, यूजिंग अ स्टैंडर्ड रॉड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब कुछ नहीं, वही सेम जो पहले बताया था वही है कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो कुछ नहीं करना, एक स्टैंडर्ड रॉड ले, कोई भी स्टैंडर्ड रॉड ले लो, मैंने पेन ले लिया, आप कोई नोटबुक ले लो, कुछ भी ले लो, आप कैसी भी रॉड ले लो, बस उसको मल्टीपल टाइम्स रखते जाओ ए से बी तक, ए बी जब तक रखते जाओ जब तक कि आपका बी पॉइंट नहीं आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड मेजर किया है। फिर आपने मान लो 5 बार आपकी ये रॉड रखी, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आपने रॉड रखी है, मान लो 5 टाइम्स रखी है, और ये एस क्या है, लेंथ ऑफ द
रॉड की लेंथ, रॉड कितनी थी, मान लो मैंने जो रॉड ली थी वो 1 मीटर की थी या 1 सेंटीमीटर की थी, तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो जो मेरे पास जो है डिस्टेंस वो पॉइंट के बीच की आ जाएगी। ठीक है। अब आता है द यूनिवर्स प्रिंसिपल, क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट बेसिस ऑफ ऑल लीनियर मेजरमेंट इन साइंस। मतलब आप साइंस में जितने भी मेजरमेंट करने वाले हो ना, जितने भी मेजरमेंट करोगे वो सब इसी बेसिस पे करेंगे। इस कोई दो पॉइंट दिए गए होंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई रॉड लेंगे, उसको ऐसे रखते जाएंगे, फिर जितनी बारी हमने वो रॉड रखी है ना उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उस रॉड की लेंथ से, अगर वो स्टैंडर्ड रॉड है तो। ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है, हम किसी भी स्पेस में कोई पॉइंट आपके लिए दे रखा है, उसको आप कैसे लोकेट करोगे। देखो, हमारे यहाँ पे कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी इवेंट होता है स्पेस में, तो उस इवेंट को बताना है कि मान लो इस पॉइंट पे कोई इवेंट हुआ है, तो आप कैसे इसको बताओगे कि यहाँ पे इवेंट, यहाँ पे हुआ है ये। तो हमको कोई ना कोई रेफरेंस बॉडी चाहिए। देखो रेफरेंस बॉडी क्या है, मैं अगर आपसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके कह रही हूँ कि आपकी नोटबुक कहाँ रखी है, तो आप बहुत बड़ी सिंपल वे में मान लो ये कोई टेबल है आपके पास, घर में आपके टेबल है, और इस टेबल के ऊपर कोई भी नोटबुक रखी हुई है, ये आपको नोटबुक रखी हुई है इस पे, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी नोटबुक कहाँ पर है, तो आप कह देंगे कि भाई मेज के ऊपर रखी है मेरी नोटबुक। बहुत ही इजी में बता दिया। तो आपने यहाँ पे एक रेफरेंस बॉडी का इस्तेमाल किया है, आपको खुद को नहीं पता होगा कि मैंने कहाँ इस्तेमाल किया किस चीज का। तो यहाँ पे ये जो आपने टेबल यूज किया है ना, आपने कहा है ना कि ये जो टेबल के ऊपर रखी है, तो आपने रेफरेंस बताया है कि टेबल है ना उसके ऊपर है। बिना टेबल के आप अपनी नोटबुक का पता बता ही नहीं पा रहे थे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे टेबल यूज किया है अपनी नोटबुक की पोजीशन को बताने के लिए, इन द सेम वे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस बॉडी यूज करते हैं। जिस बॉडी को यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस बॉडी। ठीक है। तो ये समझ में आ गया रेफरेंस बॉडी किसको कहते हैं, बॉडी ऑफ रेफरेंस, जिसके बेसिस पे हम किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं। रेफरेंस बॉडी, दैट बॉडी स्पेसिफाइज एनी पॉइंट्स लोकेशन। जो बॉडी किसी भी पॉइंट की लोकेशन को स्पेसिफाई कर रही है उसको हम कह देते हैं ये हमारी रेफरेंस बॉडी। यहाँ पे इस केस में आपकी टेबल जो है ये आपकी रेफरेंस बॉडी हो गई। और हम देखो ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नोटबुक में, मैं फिजिक्स में पढ़ा रही हूँ, आप अपनी एवरीडे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखते हो। जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ पर हो, मान लीजिए आप टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में है, तो मैंने पूछा कहाँ पर है, तो आपने बोला कि मैं टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पर हूँ, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल, तो आप बोलिए मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस पर हूँ। तो आपने यहाँ पे कौन सा रेफरेंस बॉडी यूज किया है, कनॉट प्लेस को बताने के लिए आपने कौन सी रेफरेंस बॉडी यूज की है। तो हमने यहाँ पे जो रेफरेंस बॉडी यूज की है वो है अर्थ। हम अर्थ के रेस्पेक्ट बता रहे हैं कि आप अर्थ पे आओ, अर्थ पे जो है एक कनॉट प्लेस जगह है वहां पर आप जाओ। ठीक है। तो हम यहाँ पे भी रेफरेंस बॉडी यूज करें अपनी एवरीडे लाइफ में भी। फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे चीजों को, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, तो वहां पे भी आप देखोगे कि हम बहुत सारी रेफरेंस बॉडी यूज करते हैं। ठीक है। तो इस केस में हमारी अर्थ रिजिड बॉडी हो गई, व्हेन यू से यू आर ऑन द कनॉट प्लेस, या फिर आप कनॉट प्लेस नहीं, अ, कौन सा था वो, हाँ न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे हमारी जो रेफरेंस बॉडी है वो अर्थ है। तो रेफरेंस बॉडी का सिस्टम समझ में आ गया कि रेफरेंस बॉडी क्या होती है, इतना समझ में आ गया। ठीक है। हम किसी भी चीज की पोजीशन को बता रहे हैं, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में बता रहे होते हैं वही हमारी रेफरेंस बॉडी कहलाती है। ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछा आप कहाँ खड़े हो, आप बोले मैं घर के पीछे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे रेफरेंस बॉडी क्या है, आपका घर है, कि आप घर के पीछे खड़े हो, आप घर पे आओ देन उसके पीछे जाओ, तो आप आपको हमारी हमको आपकी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है। ये जो मेथड है जिसमें हम इस तरह यूज कर रहे हैं ये कहलाती है आपकी प्रिमिटिव मेथड। ये जो मेथड मैंने बताई थी जिसमें आप इस तरह कोई ना कोई रेफरेंस बॉडी यूज कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई मैं टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पर हूँ, या फिर टाइम्स स्क्वायर से 2 मीटर की दूरी पे हूँ। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कनॉट प्लेस कहाँ पर है, तो आप बोलोगे कि रेड फोर्ट से 2 मीटर नॉर्थ में है कनॉट प्लेस आपका। तो यहाँ पे आपने जो है आपका रेड फोर्ट वो यूज किया है एज आपकी रेफरेंस बॉडी। ठीक है। तो ये है हमारी, सॉरी प्रिमिटिव बॉडी लिख दिया मैंने, ये प्रिमिटिव मेथड है आपका।
primitive method. This is a primitive method of locate any position in the space. स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन चाहिए होती है तो हम ये वाली मेथड यूज कर लेते हैं कि वहां पर है, इसके रेस्पेक्ट में बता देते हैं। बट ये जो प्रिमिटिव मेथड है इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स आने लग गए थे। इसके भी क्या ड्रॉबैक्स है देखो बताती हूँ। लिमिटेशन देखो ये रहा, यहाँ देख लीजिए। पॉइंट ऑफ रेफरेंस द क्लाउड पजल, बॉडी ऑफ रेफरेंस, एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और पोजीशन रिक्वायर्स अ रिजिड बॉडी। देखो आपको किसी भी इवेंट का डिस्क्रिप्शन देना है या फिर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो हमको कोई ना कोई रिजिड बॉडी चाहिए होती है। जैसे कि टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क है तो यहाँ पे आपकी अर्थ है, वो आपकी एक रेफरेंस बॉडी है यहाँ पर। बट इसमें लिमिटेशंस आ गई। द प्रिमिटिव मेथड ओनली वर्क फॉर ऑब्जेक्ट्स रेस्टिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। लिमिटेशन इसकी ये आ गई कि ये जो प्रिमिटिव मेथड थी ना, ये सिर्फ उन्हीं चीजों की पोजीशन बता पा रही थी जो कि किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखी हो। जैसे कि ऐसे अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर ही टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क जगह है, इसी को बता पा रही थी। लेकिन वो चीज स्पेस में हवा में है वो इसको नहीं बता पा रही थी प्रिमिटिव मेथड। पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई थी। ठीक है, जैसे कि आपकी नोटबुक जो है मेज के ऊपर है तो आप बता पा रहे थे इस प्रिमिटिव मेथड से कि मेज के ऊपर है। लेकिन अगर हवा में होगी तो उसको कैसे बताओगे आप? तब भी क्या यही बोलोगे मेज के ऊपर है? मेज के ऊपर तो इतनी भी ऊपर हो सकती है, इतनी भी ऊपर हो सकती है, कितनी भी ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गई प्रिमिटिव मेथड। एक और ड्रॉबैक रहा था प्रिमिटिव मेथड का, वो ये था कि प्रिमिटिव मेथड में हमको हमेशा ही कोई ना कोई लैंडमार्क पॉइंट चाहिए। हमेशा ही एक मिनट को इसको ऊपर उठा देती हूँ। एक और आता है, ले लेती हूँ, हमेशा ही कोई ना कोई लैंडमार्क पॉइंट चाहिए होता था। इसका मतलब क्या है? मतलब अ, आपको कोई भी चीज बतानी है ना, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क से 2 मीटर आगे हूँ, तो यहाँ पे आपने कोई लैंडमार्क पॉइंट, अब जरूर थोड़ी ना है कि आपको हमेशा कोई लैंडमार्क पॉइंट मिल जाएगी, अच्छा सा पॉइंट मिले। जैसे आप बोल दो कि मैं ये जो है ना टेबल के ऊपर, टेबल आपको मिले ही नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट आपको मिले ही नहीं, ये भी तो हो सकता है ना हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे दिया आइंस्टाइन ने अपनी बुक के अंदर। क्या दिया वो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो समझाती हूँ। उन्होंने क्या किया कि जैसे कि कोई पतंग उड़ रही है, ये मान लो बढ़िया सी कोई जगह है और यहाँ पे ऊपर ये पतंग उड़ रही है, तो इस पतंग की पोजीशन को आप ऊपर से कैसे बताओगे? तो उन्होंने कहा यहाँ पे आपको दो मेथड लगानी है। पहली मेथड में तो क्या करना है आपको, जो है ये इसके नीचे यहाँ पे एकदम पोल खड़ा कर देना है, पोल। ठीक है, बिल्कुल पोल का मतलब होता है खंबा, एक बिल्कुल सीधा, मतलब सीधा नहीं बनाया, बिल्कुल एकदम ऐसे, हाँ। तो बिल्कुल सीधा आपको पोल खड़ा कर देना है, मतलब पतंग की पोजीशन फाइंड करनी है जो कि स्पेस में है, जो कि हम प्रिमिटिव मेथड से नहीं बता पा रहे थे। तो यहाँ पे हम उसको कैसे पता लगाएंगे? देखो ये पतंग लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी स्पेस में कोई चीज है, उससे एक पोल खड़ा कर देना है हमको। ठीक है, और ये जो पोल, पोल का जो फुट जहां पर है उसकी पोजीशन निकाल लेंगे प्रिमिटिव मेथड से। मान लो ये टाइम्स उसका न्यूयॉर्क पर ही आ गई, इसकी फुट है, तो ये है फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल। तो इसमें क्या करना होता है, पहला आपको जो फुट ऑफ द पोल है इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। उसके बाद आपको जो आपका पोल आपने खड़ा किया है उसकी लेंथ फाइंड कर लो, और इन दोनों को मिला के हम इस जो पतंग है या फिर जो भी चीज है उसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो पहला काम करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फुट ऑफ द पोल, जो कि हम इजीली फाइंड कर पा रहे थे कि ये जो फुट है पोल का, ये वाला जो ये पॉइंट है पोल का, कि ये वाला जो पॉइंट है पोल का, ये वाला पॉइंट ये कहाँ पर है, इसको फाइंड कर लो कि अर्थ में कहाँ पर है। अर्थ में टाइम्स स्क्वायर पर है, उससे 2 मीटर आगे, 3 मीटर आगे फ्रंट प्लेस पर है, कहाँ पर है वहां जगह फाइंड कर लो उसकी। ठीक है, फाइंड कर लिया आपने। इसके बाद ये जो आपका ये जो पोल है, इस पोल की लेंथ फाइंड कर लो। अब पोल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो वही सेम मेथड जो मैंने बताया था रॉड वाला, कि रॉड लगाते जाओ, पॉइंट ऊपर से लेके नीचे तक रॉड लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, जितने रॉड लगे उसका मल्टीप्लाई कर दो बाय द लेंथ ऑफ द रॉड, तो आपको पोल की लेंथ मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पोल एंड सेकंड लेंथ ऑफ द पोल फाइंड कर लो। आप इस पॉइंट की पोजीशन बताने की एबल हो जाओगे। कैसे बोलोगे फिर आप कि आप भाई टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पे आ जाओ, फिर उससे 500, मान लो ये जो लेंथ आपकी आई 500 मीटर आ गई इसकी लेंथ पोल की, तो आप कहोगे कि टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पे आओ, उससे 500 मीटर ऊपर जाओ, तो आपको जो है ये पतंग दिखाई दे जाएगी। तो आपने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी इसकी। क्या किया हमने यहाँ पे, एक ही मेथड लगाई, एक्स्ट्रा क्या था, नहीं तो वही सेम पहला वाला कर रहे थे। एक्स्ट्रा क्या लगाया है कि ये जो पोल है, एक पोल हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो पोल खड़ा करना है और ये कर लेना है। अब
तो अगला क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हमेशा ही ऐसा आसान तो नहीं होता ना, आई मीन आप हमेशा ही ऐसा तो नहीं है कि जो पोल आपने खड़ा किया उसकी लेंथ ऐसे करने बैठोगे, भाई ये तो 100 रॉड हो गई, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कौन से आप रॉड से करने वाले हो, तो तब क्या किया। इसका भी आसान मेथड आइंस्टाइन ने बताया है कि हम हमेशा ही जो है ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जो पोल है उसकी लेंथ को मेजर करने बैठ जाएं। कैसे मेजर करेंगे पोल की लेंथ को, देखो हर जगह पोल खड़ा करना तो आसान नहीं है कि आप ऐसे तो कि एक पतंग उड़ रही है तो चलो पोल खड़ा करते हैं फिर उसकी लेंथ मेजर करते हैं, तो ऐसे तो पूरी अर्थ ही हमारी पोल से बढ़ जाएगी। तो इसलिए मान लो ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है ना। कौन सी, जो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। हम्म तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेंगे थोड़ी सी दूरी पर, मान लो ये मैंने 2 मीटर की डिस्टेंस से पॉइंट ले लिया। यहाँ से हम लाइट डालेंगे, लाइट लाइट डाल दो, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बुक में नहीं दिया गया है बट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं थियोडोलाइट। थियोडोलाइट थियोडोलाइट से जब आप इस पॉइंट को देखोगे ना जहाँ पे पतंग उड़ रही है, फिर जिस पॉइंट की आपको लोकेशन फाइंड करनी है, तो जब आप इसको देखोगे तो जितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो एंगल आप फाइंड कर लेना यहाँ से। तो वही एंगल मान लो आपको 30 डिग्री आ गया एग्जाम्पल के लिए। हम्म 30 डिग्री आ गया तो 10 थीटा लगा देंगे, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, ये वाली तो फाइंड करनी है हमको कितनी हाइट पर उड़ रही है वो, तो वही 10 30 लगा देंगे। 10 30 डिग्री क्या होता है, 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो फाइंड करना ही है, बेस है ही 2 मीटर का, ये पुट कर देंगे तो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ये मेथड होती है आपको डिस्टेंस निकालने की। दूसरी मेथड क्या होती है, दूसरी मेथड होती है कि आप यहाँ से क्या कर रहे हो, दूसरी मेथड में ये जो उड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ से हम जो है लाइट को भेज रहे हैं, लाइट को भेजते हैं यहाँ से, और लाइट जाएगी और फिर जाएगी यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे जब लाइट जाएगी वो टाइम मेजर कर लेंगे, इतने टाइम में मान लो कुछ भी टाइम लग गया, टी टाइम लग गया, तो टी टाइम में लाइट को जाने में टी टाइम लगा, और लाइट की स्पीड तो हमको पता ही है v, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो वेलोसिटी तो हमको पता ही होता है लाइट की, सबको पता है लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ होती है। डिस्टेंस फाइंड करनी है, टाइम हमको हम निकाल लेंगे कितना टाइम हमको लाइट को उस पॉइंट तक पहुंचने में लगा, तो ये वाली मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंड अब इस मेथड का फायदा ये होता है कि आप स्पेस में भी किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बॉडी रेफरेंस। तो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन पे आए, इमेजिन अ परपेंडिकुलर पोल रीचिंग अप टू द क्लाउड। कुछ देखो वही कैसे जो लिमिटेशन थी हमारी प्रिमिटिव मेथड से, हम किसी भी पॉइंट को स्पेस में नहीं बता पा रहे थे, तो उसको कैसे हल किया हमने, यहाँ पे कोई ना कोई हम क्या इमेजिन कर लेंगे, पोल इमेजिन कर लेंगे जो कि क्लाउड तक पहुंच रहा है, फिर उसकी हाइट मेजर कर लेंगे। हाइट कैसे मेजर करेंगे, बिना फिजिकल इरेक्टिंग के, विदाउट फिजिकल का मतलब हम रॉड ले जाके वापस ऐसे मेजर नहीं करने वाले, हम लाइट की हेल्प से उसकी जो है लाइट लाइट रेज फेंकेंगे कि कितने टाइम में गई, टाइम निकाल के उसकी वेलोसिटी से डिवाइड करके डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। या फिर दूसरा तरीका हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, वही 10 थीटा वाला तरीका जो मैंने अभी बताया था, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आता है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई भाई हमको, है ना, ये जानना जरूरी है कि हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। ठीक है, ठीक है। हम्म अब दूसरी चीज प्रॉब्लम है, देखो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमारे पास हो गया कि हम अब इसकी हेल्प से जो अब हम जो है स्पेस में भी किसी पॉइंट को लोकेट कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम हमारे पास अटकी हुई है कि हमको हमेशा ही कोई ना कोई रेफरेंस बॉडी चाहिए, अभी भी हमें कोई ना कोई रेफरेंस बॉडी चाहिए होती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करें, रेफरेंस बॉडी वाली जो प्रॉब्लम थी ना उसको कैसे खत्म करें। ये जो रेफरेंस बॉडी प्रॉब्लम आपके पास बाकी रह गई है, उसको हम कैसे खत्म करें, इसको खत्म करने के लिए हमारे पास आता है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, हम रेफरेंस बॉडी के लिए पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे नंबर्स का। हमारे पास कोई रेफरेंस बॉडी नहीं है, हम यूज करने वाले हैं किनका, नंबर्स का। नंबर का कैसे यूज करेंगे, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। अभी तो कैसे बता रहे थे हम, अभी तो कुछ नहीं, कोई उसकी पोजीशन बता दी जमीन पर, फिर उससे इतने पोल खड़ा किया, उसकी डिस्टेंस निकाल ली, फिर बता दिया कि इतना इस जगह पे आओ, इसके ऊपर इतना जाओ, आपने बता दी। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन बताने वाले हैं वो हम बिना किसी रेफरेंस बॉडी के बताएंगे। रेफरेंस बॉडी कैसे, हमारे पास आता है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आप अपना जो कमरा है उस कमरे के उस कॉर्नर को इमेजिन करो कि एक, मैं बना ही देती हूँ यहाँ पर, कि एक कॉर्नर है इस तरह से, ये सामने वाली दीवार है, ये साइड वाली दीवार है और ये जमीन है। तो ये वाला जो कॉर्नर है आपका, ये वाला जो कॉर्नर है इसको आप ध्यान से देखो एक बार। ये वाला जो कॉर्नर है, ये आपको यहाँ पे तीन वो दिख रहे हैं क्या आपने, एक तो ये वाला आपको दिख रहा है प्लेन, एक ये वाला प्लेन दिख रहा है, एक ये वाला प्लेन दिख रहा है ना। हम्म। हम्म। तो आपको यहाँ पे तीन ही प्लेन दिख रहे हैं और कोई पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ एक पॉइंट लोकेट करने के लिए, कि ये वाला कोई पॉइंट है यहाँ पर, कहाँ गया वो पढ़ना। ओ। हम्म। कोई नहीं, दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। हम्म। ये तीन प्लेन है। अम्म, मैं तो भूल गई, सो रहा है ना। हाँ। तो ये तीनों प्लेन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये से आपके कमरे का कोना है, वहां देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मानो मैं किसी पॉइंट को लोकेट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ध्यान रखो ये पॉइंट इस दीवार से टच नहीं है, स्पेस के अंदर है। तो क्या करना है आपको, इस पॉइंट को पोजीशन को कैसे बताओगे आप, तो कुछ नहीं करना, ये वाली जो दीवार है ना, ये वाली दीवार, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। सामने वाली दीवार से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, कितनी दूरी पर है। और नीचे वाली दीवार से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो कि कितनी दूरी पर है इस नीचे वाली दीवार से। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि सामने वाली दीवार से ना ये x मीटर आगे है, और इस जो ये वाली जो दीवार है ना, ये वाली, इससे ये मान लो y डिस्टेंस आगे है। नीचे वाली दीवार से कि कितना ऊपर है, मान लो z डिस्टेंस ऊपर है ये। हम्म। आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो दिक्कत आ गई हमको, यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, देखो पहले तो नॉर्मल समझो एक बार, कि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए एक्स वाई जेड। तो इसी तरह हम स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर से, तीन नंबर तो आ गए हमारे पास। अभी तो हम किसी जगह की पोजीशन कैसे बता रहे थे, कि टाइम्स स्क्वायर पर है, कोई ना कोई जगह है, कोई लैंडमार्क पॉइंट देख के बता रहे थे। अब हमको कोई लैंडमार्क पॉइंट नहीं चाहिए, कोई रेफरेंस बॉडी नहीं चाहिए, कोई लैंडमार्क पॉइंट जिसका नाम हो, ऐसा कोई पॉइंट हमको नहीं चाहिए। अब हमको सिर्फ नंबर्स चाहिए, नंबर्स की हेल्प से बहुत ही इजीली किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं। और यही सिस्टम बताने का कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यही कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी ये फेल हो गया कहीं ना कहीं जगह, इसमें भी प्रॉब्लम आ गई कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स आ गई यहाँ पे देखो वो बता देती हूँ मैं। ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम में पहली प्रॉब्लम कार्टेशियन सिस्टम की ये आई कि भाई क्या आपके पास जो है हमेशा ही ऐसी तीन दीवारें मिल जाएंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कि आप, मैं इस पॉइंट की पोजीशन बता रही हूँ और आपको चारों ओर जरूरी थोड़ी ना है कि आपको हमेशा ही तीन दीवारें एक दूसरे के इस तरह से परपेंडिकुलर देखने को मिल जाए। भाई जरूरी नहीं है तीन दीवारें मिले, भाई हो सकता है मिल जाए, कमरे मिल जाएंगे आपको कहीं और मिल जाएंगी, बट हर जगह ये अवेलेबल नहीं होती है तीन दीवारें एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये भी, ये ड्रॉबैक रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई, चलो ठीक है आपको तीन दीवारें मिली हुई हैं, आपने बना भी ली तीन दीवारें, तो क्या आपको मान लो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है इसकी पोजीशन को बताना है, तो इससे इतनी दूरी पर है, इससे इतनी दूरी पर है, इससे हम्म। हम्म। तो ये जो पॉइंट है, ये इससे इतनी दूरी पर है, इससे इतनी दूरी पर है, इससे इतनी दूरी पर है। तो जो इन पॉइंट की आप डिस्टेंस को बताओगे इनसे, तो क्या यहाँ पे आप रॉड लेके जाओगे कि ये जो पॉइंट है भाई, ये वाली जो कोई दीवार है मान लो, ये पॉइंट इस दीवार से आप रॉड से काउंट कर रहे हो इतनी डिस्टेंस पर है, तो क्या ये आसान है इतना, नहीं।
ठीक है। आप इनडायरेक्ट मीन्स से जरूर यहाँ पे निकाल सकते हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट मीन्स यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मीन्स का मतलब ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हम रॉड लेके नहीं नापेंगे, यहाँ पे रॉड वाला तरीका यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम अलग तरीकों से इसकी डिस्टेंस मापते हैं जो कि बुक में नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। यही चैप्टर में आइंस्टाइन ने पूरे में बताया है, देखो। और हाँ देखो, ये कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ा देती हूँ एक बार। कार्टेशियन सिस्टम, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। द स्पेस नंबर, यही नंबर कहलाते हैं स्पेस नंबर। एक्स होता है लेंथ पोजीशन, बाई विच एच जेड हाइट, कि कितनी लेंथ पर है वो, जेड बता रहा है कितनी विथ है उसकी, और वो बता रहा है हाइट, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कोर अजम्पशन, इसमें भी हमने कुछ ना कुछ अजम्पशंस मान रखे, मतलब हम जो आगे की पूरी बुक में हमने यही कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट को यूज किया है, और इसमें हमने यूक्लिडियन ज्योमेट्री को बेफालतू में घुसा दिया। इसका मतलब क्या है, यानी कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री की जो चीजें थी ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो अजम्पशंस मान रखे थे कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होती है, उनको भी यहाँ पे मान के चलेंगे हम, उनको अज्यूम करके चलेंगे। कार्टेशियन सिस्टम हम जो यूज करेंगे आगे की बुक में, किसी भी पॉइंट की इनको पोजीशन बतानी है तो वहां पे हम कार्टेशियन सिस्टम लगाएंगे, और वहां पे हम यूज करेंगे हमारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। ठीक है, तो space follows Euclidean geometry. The shortest distance between two points is always a straight line. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, खत्म। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको एक बार इसकी जो है वो बुक भी रीड करवा देती हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं इसकी पूरी रीड करवा देती हूँ बुक। ठीक है, कहाँ है बुक? यस, ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये बुक बता देती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, ये द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। On the basis of physical interpretation of distance which has been indicated, we are also in a position to establish the distance between two points on a rigid body by means of measurement. मतलब अब तक जो हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन की जो बेसिस अब तक पढ़ा है कि डिस्टेंस होती क्या है, तो हम अब इस पोजीशन में है कि हम किन्हीं भी, कोई रिजिड बॉडी है ना, कोई रिजिड बॉडी, उस पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज वी रिक्वायर डिस्टेंस रॉड एस। वही जो बताया था ना कि आपको कोई रॉड चाहिए कोई दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो वही इसी को उन्होंने डिस्टेंस बोला है, रॉड एस बोला है। तो इस पर्पज के लिए हमको कोई ना कोई रॉड चाहिए विच इज टू बी यूज्ड वंस एंड फॉर ऑल, एंड विच वी एम्प्लॉय एज अ स्टैंडर्ड मेजर, और स्टैंडर्ड मेजर के लिए हम इसी को यूज करते हैं। इफ नाउ ए एंड बी आर टू पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी, we can construct the line joining them according to the rules of geometry। मतलब ये दो पॉइंट है, आपको ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्री के जो रूल्स पढ़े थे ना उनके बीच में हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे, लाइन बना देंगे। ठीक है, देन स्टार्टिंग फ्रॉम ए वी कैन मार्क ऑफ द डिस्टेंस एज टाइम्स, डिस्टेंस एज टाइम आफ्टर टाइम अंटिल वी रीच। मतलब जब ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और हम जो हमारी डिस्टेंस है, रॉड को ही उन्होंने डिस्टेंस बोला है, इसको हम टाइम आफ्टर टाइम इसको चलते जाएंगे, इसको रखते चलेंगे रखते चलेंगे रखते चलेंगे, एक बार रख दिया, फिर दो बार रखा, तीन बार रखा, जब तक रखते चलेंगे जब तक कि हम हमारे पॉइंट बी तक ना पहुंच जाए। सॉरी। ठीक है, द नंबर ऑफ दीज ऑपरेशंस रिक्वायर्ड इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द डिस्टेंस ए बी, कि कितने ऑपरेशन लगे, मतलब कितनी बार आपने इस रॉड को रखा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका मेजर हो जाएगा कि डिस्टेंस ए बी कितनी, मैंने 5 बार रखा तो 5 रॉड आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मेजरमेंट हो रही है लेंथ की ना, इनका सबका बेसिस यही है। Every description of the scene of an event or of the position of an object in space is based on the specification of the point visible। मतलब पहले पैराग्राफ में तो आइंस्टाइन इस वाले में बताया कि कैसे आप डिस्टेंस मेजर करोगे,
सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं कि हम किसी भी स्पेस में कोई पॉइंट है उसकी पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि हमको कोई ना कोई रिजिड बॉडी चाहिए होती है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ रेफरेंस, विद विच दैट इवेंट और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड, जिस रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में जो हमारा इवेंट है वो हुआ है। दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन बट ऑल्सो एवरी लाइफ। ये जरूरी नहीं कि मतलब साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, ये सिर्फ आपकी साइंस में नहीं है, ये आप अपनी एवरीडे लाइफ में भी देख रहे हैं। इफ आई एनालाइज द प्लेस स्पेसिफिकेशन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, आई अराइव एट द फॉलोइंग रिजल्ट। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं जो है टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पे खड़ी हुई हूँ, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा कि भाई यहाँ पे जो अर्थ है वो इस टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के लिए आपकी जो अर्थ है वो रिजिड बॉडी है। Earth is the rigid body to which the specification of place refers. Times Square, New York is a well-defined point to which a name has been assigned and with which the event coincides in space. कि भाई न्यूयॉर्क, मान लो न्यूयॉर्क में कोई घटना हुई है तो हम कहेंगे कि टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में हुई है वो घटना। तो टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क जो मैंने नाम लिया है वो एक वेल डिफाइंड पॉइंट है हमारी अर्थ के ऊपर, और उसको बताया है हमने अर्थ को रेस्पेक्ट मान के। बट ये जो प्रिमिटिव मेथड है प्लेस को स्पेसिफाई करने की, this primitive method of place specification deals only with the places on the surface of a rigid body। ये सिर्फ उन्हीं जो है प्लेसेस के साथ डील करती है ये वाली मेथड जो रिजिड बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई इसकी, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक तो उसका ये वाला रहा था। दूसरा ड्रॉबैक रहा था इज डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंट ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस विच आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये जो है सरफेस के ऊपर उन पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि डिस्टिंग्विशेबल है, इनको कोई ना कोई नाम दे रखा है। इसकी आपको टाइम्स करने के बहुत ही वेल डिफाइंड पॉइंट है, लेकिन क्या सारे अर्थ के ऊपर पॉइंट जो है वो सारे वेल डिफाइंड पॉइंट है? नहीं। तो उनके लिए क्या यूज करोगे? तो पता नहीं क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, दूसरी प्रॉब्लम। बट वी कैन फ्री अवर सेल्व फ्रॉम बोथ ऑफ दीज लिमिटेशन से, हम इन दोनों लिमिटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैंने बता दिया था कैसे पा सकते हैं छुटकारा, विदाउट अल्टरिंग द नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ पोजिशन। if for instance a cloud is hovering over times square, cloud है जो कि टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है, that we can determine its position relative to the surface of the earth by erecting a pole perpendicularly on the square। कि भाई इसकी पोजीशन को बताने के लिए हम जो टाइम्स स्क्वायर है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर एक पोल खड़ा कर देंगे जो कि आपके क्लाउड तक पहुंच रहा है, दैट इज रीचेस द क्लाउड। द लेंथ ऑफ द पोल मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड मेजरिंग रॉड। अब उस पोल की लेंथ तो आप जो आपकी स्टैंडर्ड मेजरिंग रॉड है उससे मेजर कर लेंगे। पोल की लेंथ मेजर कर ली। इसके अलावा हम जो आपका फुट ऑफ द पोल है उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर लेंगे कि वो टाइम्स स्क्वायर पर है, हमको पता है ये वहीं पर है। तो आपने जो स्टैंडर्ड मेजरिंग रॉड से उस पोल की लेंथ मेजर कर ली, उस जो फुट है, जो फुट कहाँ पर है उस जो आपका पोल है उसका फुट कहाँ पर है उसकी पोजीशन फाइंड कर ली। इन दोनों चीजों को हम कंबाइन कर देंगे, इससे हमको कंप्लीट प्लेस स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। भाई हाँ, पर्टिकुलरली वो पॉइंट इस जगह पर है, उसको स्पेसिफाई कर दिया हमने। So on the basis of this illustration, we are able to see the manner in which a refinement of the conception of position has been developed। तो पहली प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो गई कि आप पोल खड़ा करना है, उसकी डिस्टेंस मेजर कर लेनी है रॉड से, और उस जो फुट है उसकी पोजीशन फाइंड कर लेनी है। उन दोनों को मिला के हम जो है उस पोजीशन, उस पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर देंगे। यानी कि हमको जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट है वो रिजिड बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है। हाँ। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, देखो वी इमेजिन द रिजिड बॉडी, हमको इमेजिन रिजिड बॉडी इमेजिन करते हैं, जिसकी हमने अर्थ इमेजिन कर रखी है, जिसके हम टू विच द प्लेस स्पेसिफिकेशन रेफर, कि जिसके रेफरेंस में आप प्लेस को स्पेसिफाई कर रहे हो, supplemented in such a manner that the object whose position we require is reached by the completed rigid body। ठीक है। in locating the position of the object we make use of number। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नोट करना है। अभी तो हम उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक यहाँ पे पहुंच गए, जैसे कि हम टाइम स्क्वायर पर पहुंच गए। अब हमको जो है उस उसकी हाइट पे जाना है ऊपर, तो हमको कोई ना कोई नंबर चाहिए कि मान लो 500 मीटर हाइट है पोल की। तो वही वी मेक अ यूजर नंबर हियर द लेंथ ऑफ द पोल मेजर्ड, जो लेंथ है पोल की वही एक नंबर है जो बता रही है कि टाइम्स स्क्वायर से कितना ऊपर है। आप पहुंच तो गए टाइम्स स्क्वायर, लेकिन जरूरी थोड़ा ना आपको आसपास दिख थोड़ा जाएगा। तो मेजर रॉड से पोल की लेंथ मेजर करेंगे, उसी को बोलते हैं एक नंबर, इंस्टेड ऑफ डेजिग्नेटिंग पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। We speak of the height of the cloud even when the pole which reaches the cloud has not been erected।
We speak of the height of the cloud even when the pole which reaches the cloud has no meter। मतलब क्या है, आप रियल में हम केसेस देखते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये एरोप्लेन इतनी हाइट पे उड़ रहा है, तो क्या आप रियल में कभी पोल खड़ा करते हो ये मेजर करने के लिए? भाई अर्थ में पोल ही पोल जाते हैं ऐसे। तो हम इस डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? रियल में तो हम कोई रियल में इरेक्ट नहीं करते कोई पोल, तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन से करते हैं, वही बताया था मैंने। ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन से करते हैं ऑफ द क्लाउड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन ऑन द ग्राउंड एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द पोल। लाइट भेजते हैं, लाइट जितने टाइम में आती है उसके हिसाब से देख लेते हैं कि लाइट की स्पीड तो पता ही है, टाइम फाइंड कर लेते हैं और डिस्टेंस फिर इससे मेजर कर लेते हैं। तो वी शुड हैव रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रीच द क्लाउड। तो यहाँ पे इस तरह से हम लेंथ की जो है पोल की लेंथ को मेजर कर लेते हैं। For this consideration, we see that it will be advantageous if in the description of a position it should be possible by means of numerical measure to make ourselves independent of list of marked position। मतलब हमको हमेशा कोई ना कोई लैंडमार्क पॉइंट चाहिए, भाई टाइम्स स्क्वायर के ऊपर उड़ रहा है पॉइंट, टाइम्स स्क्वायर के 500 मीटर ऊपर है आपका क्लाउड, या फिर इस जगह के इतना ऊपर है, तो हमेशा आपको कोई ना कोई मार्क्ड पोजीशन चाहिए होती है, कोई ना कोई पोजेसिव नेम, उनको कोई ना कोई नाम होना चाहिए जो वेल डिफाइंड हो, हर कोई जानता हो। बट इस प्रॉब्लम से भी हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। So in the physics of measurement, this is attained by the application of the Cartesian system of coordinate। तो पहली प्रॉब्लम जो हम हाइट पे नहीं बता पा रहे थे चीजों को, वो हम कैसे बताएंगे? वो हम बताएंगे पोल इरेक्ट करके। पोल की लेंथ कैसे फाइंड करना है वो भी हमने देख लिया। अब दूसरा आता है कि हमको हमेशा ही कोई ना कोई वेल डिफाइंड पॉइंट चाहिए, उसको हम कैसे उस प्रॉब्लम से कैसे हम फ्री हों? तो उसके लिए हम यूज करते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है? This consists of three plane surfaces perpendicular to each other and rigidly attached to a rigid body. Reference to a system of coordinate, the scene of any event will be determined। कोई भी इवेंट का सीन है वो यहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे बाय द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर। मतलब जो हम बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी तीनों इससे परपेंडिकुलर लेंथ, इस वाले से परपेंडिकुलर लेंथ और नीचे वाले से परपेंडिकुलर लेंथ, तो तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ को डिटरमाइन कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स के रूप में, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। भाई इस वाले प्लेन से एक्स डिस्टेंस है तो एक्स कोऑर्डिनेट, इस वाले प्लेन से वाई डिस्टेंस है तो वाई कोऑर्डिनेट, और इस वाले से जेड है तो जेड कोऑर्डिनेट, which can be dropped from the scene of the event to those three plane surfaces। The length of these three plane perpendicular can be determined by a series of manipulation with rigid measuring rod। वही सेम ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसकी यहाँ से जो लेंथ है, यहाँ से जो लेंथ है, ये जो फाइंड करनी है ये हम फाइंड कर लेंगे हमारी वही सेम रिजिड मेजरिंग रॉड से, परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड मेथड्स लेड डाउन बाय यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री की मेथड से हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इन प्रैक्टिस द रिजिड सर्फेसेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट आर जनरली नॉट अवेलेबल। लेकिन हम जब रियल में आप चलो ठीक है, तो बुक में देख लिया कि हमने एक सिस्टम बना दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन जब रियल लाइफ में देखते हो तो क्या आपको हमेशा ही ऐसे तीन प्लेन सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई देते? हमेशा ही नहीं दिखाई देते, ठीक है। फर्दर मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर नॉट एक्चुअली डिटरमाइंड बाय कंस्ट्रक्शन विद द रॉड। कि जो आपके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो आपके आने वाले हैं, क्या वो आप एक ऐसे रिजिड रॉड को बना करके फाइंड कर सकते हो? नहीं, हमको यहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्ट मीन्स लगते हैं टू फाइंड द जो कोऑर्डिनेट है उनको फाइंड करने में। If the results of physics and astronomy are to maintain their clearness, the physical meaning of specification of position must always be sought in accordance with the about consideration। मतलब अब आपको जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं जिसमें हम स्टार के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनकी पोजीशन फाइंड कर रहे हैं कि भाई स्पेस में अर्थ से इतनी दूरी पर ये वाला पॉइंट है, ये जो भी हम स्पेस की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी हम बात करते हैं स्पेस की। तो हमको जो फिजिक्स के जो रिजल्ट्स है, एस्ट्रोनॉमी जो रिजल्ट्स है, उनकी क्लियरनेस को बनाए रखना है, तो हमें जो है फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन, हमेशा पोजीशन की जो हमेशा किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना आना चाहिए। एंड इस चैप्टर का लास्ट जो है एकदम मैं कहूंगी समरी टाइप सुन लीजिए क्या बताया गया है। बी दस ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट। एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट इन स्पेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ रिजिड बॉडी। कोई भी इवेंट हो रहा है स्पेस में, हमको कोई ना कोई रिजिड बॉडी के रेफरेंस में वो होता है, टू विच सच इवेंट्स हैव टू बी रेफर्ड। द रिजल्टिंग रिलेशनशिप टेक्स फॉर ग्रांटेड दैट द लॉज ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री holds for distances and the distance being represented physically by means of the convention of two marked on rigid body। यानी कि जो हम रिलेशन से फाइंड कोई भी दो पॉइंट है ए और बी,
तो कोई भी रिजिड बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उनको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री की हेल्प के जो जितने भी लॉज हैं उनकी हेल्प से फाइंड करते हैं। I think you have understood the theory of relativity chapter 2 very easily, and in the next video I will taught you I will teach you the chapter 3 space and time in classical mechanics, जिसमें हम टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, कीप लर्निंग।